चलिए आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज साइंस रिवीजन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो है साइंस क्लास 10 का रिवीजन कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाएं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर के साइंस का रिवीजन का नोट्स। ठीक है, वो है आपका साइंस का रिवीजन का नोट्स। ये जो वीडियो है आपका वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए, चाहे वो जैक बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए मैंने हिंदी में एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की है क्लास 10 साइंस के रिवीजन्स की। ठीक है, आप वहां जा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सिर्फ सीबीएसई बच्चों के लिए है, इंग्लिश में है, तो इसलिए ये स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास यहाँ से बच्चों। तो इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने हमारा पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ठीक है, जो है रिवीजन कर लिया है। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा है? वो थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। अगर आप हिंदी में बात करें, मेटल को क्या बोला जाता है तो उसको हम धातु, और नॉन मेटल को जो है हम लोग अधातु कहते हैं। बट हमको यहाँ हिंदी पढ़ना नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप इतना मान के रखें कि इसको धातु और नॉन मेटल को अधातु कहा जाता है। तो ये जो आपका एग्जाम्स चालू होंगे 4 मई से 2021 में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। उन एग्जाम्स को देखते हुए मैंने जो है रिवीजन्स साइंस का स्टार्ट कराया है। थोड़ा सा अगर आप मेरे बारे में जाने तो मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है। ठीक है, मैं हूँ मास्टर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मेरा बीएड भी है और मुझे 5-6 ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज के चैप्टर का रिवीजन। चलिए रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने कुछ पीपीटी तैयार की हुई है आपके लिए स्पेशल पढ़ाने के लिए। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का आपको चाहिए नोट्स तो आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करना होगा। वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली जो है मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग यहाँ से आज इसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली डिफिनेशन जो है वो है एलिमेंट के बारे में। यानी एलिमेंट्स जो है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं किस पर? मेटल और नॉन मेटल पर। यानी एलिमेंट्स को हम मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर सकते हैं। किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनको मेटल और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, कुछ मेटल्स का जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ लिख रखा, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। सेम उसी प्रकार से कुछ मेरे पास नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका लक्ष्य। तो लक्ष्य जैसे मेटल के बारे में कहा जाए तो मेटल जो है वो उनकी शाइनिंग सरफेस होती है, उनकी जो सरफेस है शाइनिंग होती है। शाइनिंग मतलब चमकीली। अगर हम इसके हिंदी के बारे में बात करें तो चमकीली। ठीक है, जो चमक हो, जिसमें जिसमें क्या हो, चमक हो, उसको हम लोग बोलते हैं शाइनिंग सरफेस। ठीक, नॉन मेटल में अगर हम कहें तो नॉन मेटल जो है उसमें शाइनिंग सरफेस नहीं होती, लेकिन नॉन मेटल में भी एक ऐसा नॉन मेटल पाया जाता है, वो है आपका आयोडीन। कौन है? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कहने के लिए नॉन मेटल है, कहने के लिए जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, कहने के लिए बच्चों नॉन मेटल है, लेकिन उसकी जो सरफेस है, उसकी जो सरफेस है वो कैसी होती है? उसकी सरफेस होती है शाइनिंग। ठीक है, उसकी सरफेस होती है कैसी? शाइनिंग। तो जो एक्सेप्शन केस है बच्चों वो आपको याद रखने होंगे। ये एक्सेप्शन केस ही आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हैं, उन क्वेश्चंस में आपसे एक्सेप्शन केस ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हार्डनेस के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जो मेटल है वो जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जितने भी मेटल हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन केस मिल जाएगा।
जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटासियम है। सोडियम, लिथियम, पोटासियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और इनको चाकू से भी क्या किया सकता है? कट किया जा सकता है। इनको चाकू से जो भी है हम लोग कट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको? वो है कि आपको इनके एक्सेप्शन केस याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आपको क्या है? इसके एक्सेप्शन केसों को याद रखना। अगर आप इसके एक्सेप्शन केस को याद रख पाते हैं तभी आप साइंस में मार्क्स उठा पाएंगे, क्योंकि एक्सेप्शन केस से ही क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम हार्डनेस में चलें तो हार्डनेस में अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो जैसे सभी नॉन मेटल तो आपके कैसे होते हैं? सबके सब सॉफ्ट होते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं बच्चों, ठीक है, सबकी सब कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा भी है, एक नॉन मेटल ऐसा भी है जो बहुत हार्ड होता है, जिसको हम लोग दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस कहते हैं। जिसको हम लोग दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस कहते हैं, उसका नाम क्या है? डायमंड। उसका नाम क्या है? डायमंड। जबकि ये जो डायमंड है वो क्या होता है? ये होता है कार्बन का, है ना, ये क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रोप्स। इसको कार्बन का इलेक्ट्रोप्स कहा जाता है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये कार्बन का एक फॉर्म होता है। कार्बन नॉन मेटल है, इसलिए ये भी नॉन मेटल है। लेकिन नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल की जो सॉफ्ट वाली प्रॉपर्टी है उसको ये एक्वायर नहीं करता है। ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन केस है आपका, जिसको आप याद रखेंगे। अगर हम स्टेट के बारे में बात करें तो सॉलिड जो है ना, अगर हम स्टेट के बारे में बात करें तो इनकी जो स्टेट्स होती हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनकी जो स्टेट्स होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं? सॉलिड्स होती हैं, यानी कि ये ठोस के अवस्था में पाए जाते हैं। कौन से अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस के अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं जनरली। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है आपका। वो एक्सेप्शन केस क्या है? मरकरी का। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इस एक्सेप्शन केस को भी आप याद रखेंगे। अगर हम नॉन मेटल के बारे में बात करें तो ये आपके सॉलिड की स्टेट में भी पाए जाते हैं और आपके गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं और आपके गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। कौन? नॉन मेटल। अगर हम ब्रोमीन के बारे में बात करें तो ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है जो आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है आपका कौन सी स्टेट में? रूम टेम्परेचर पर ये आपकी एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है बच्चों। ये भी आपका एक एक्सेप्शन केस है जिसको आप याद रखें। ठीक है, अगर हम मेलिबिलिटी के बारे में बात करें तो मेटल जो है उनको पीट करके हम पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं बच्चों उनको पीट करके हम पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल इन द फॉलोइंग, है ना, ऑप्शंस, तो ऑप्शन में ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनका नाम याद रखें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी साइंस में आएंगे और आते हैं, तो आपको इनका जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर पाएंगे। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना इज ए टफ वर्क। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना सबसे ज्यादा टफ वर्क होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही स्टूडेंट्स कर पाते हैं जिन स्टूडेंट्स को पूरे चैप्टर की नॉलेज होती है। वही स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं, और जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्रैक कर लिया दे कैन सॉल्व ऑल द पेपर्स वेरी इजीली। ठीक है, इसलिए आपको बहुत केयरफुली से हर एक चीज को समझना है। अगर हम नॉन मेटल के बारे में बात करें तो नॉन मेटल जो है वो मेलिएबल नहीं होते हैं, यानी कि अगर आप इसको पीटेंगे, ठीक है, अगर आप इसको बीट करेंगे, अगर आप इसको बीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये ब्रेक कर जाता है। ब्रेक मतलब क्या हो गया? ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, चलिए हमारे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है? वो है डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया? किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो मेटल जो है उनको हम थिन वायर में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम उनको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, वायर से मुझे याद आया कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है बच्चों जो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर, ठीक है, लेंथ का 2 किलोमीटर लेंथ का क्या बना सकते हैं?
वायर बना सकते हैं बच्चों। इस बात को भी आप याद रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा डक्टिलिटी होता है गोल्ड का कि 2 ग्राम गोल्ड जो है उसका हम 2 किलोमीटर लेंथ का क्या बना सकते हैं, वायर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगर हम कंडक्टर के बारे में बात करें, कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब की सब आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें, सबसे अच्छा है ना हीट को कंडक्ट कराने वाला या सबसे अच्छा हीट को ट्रांसफर करने वाला कौन सा होता है मेटल, तो वो होता है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर आर द वेस्ट, है ना, ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं, सबसे ज्यादा हीट को ट्रांसफर करते हैं। दीज आर द मेटल वेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि सबसे ज्यादा हीट को ट्रांसफर करने वाले ये कंडक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें लीड के बारे में, लीड है, मरकरी है, तो ये सबसे कम हीट को ट्रांसफर करते हैं। दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। लीड हो गया, मरकरी हो गया, इसको हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। जबकि सिल्वर कॉपर जो होता है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है या फिर वेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट होता है। नॉन मेटल के बारे में बोला जाए तो नॉन मेटल ना तो हीट पास कराते हैं और ना ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है बच्चों, इसमें एक एक्सेप्शन केस है। वो एक्सेप्शन केस कौन सा है, वो एक्सेप्शन केस है आपका ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या करता है बच्चों, ग्रेफाइट का क्या काम है, ग्रेफाइट जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है। ठीक है, ग्रेफाइट किसको पास कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है। क्यों पास कराता है भैया इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए पास कराता है क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का, एक तो सबसे पहली बात ये है कि कार्बन का क्या है, ये एलोट्रोप्स है। ठीक है, ये कार्बन का क्या है, एलोट्रोप्स है। तो इसमें कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, जैसे मान के चलिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। अब देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ आप देख रहे हैं 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, इस कार्बन के साथ बच्चों आप देख पा रहे होंगे 4 बॉन्ड है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपने 3 बॉन्ड ही 3 कार्बन के साथ शेयर करता है, चौथा बॉन्ड जो है वो शेयर नहीं करता, यानी कि ये वाला बॉन्ड जो है वो फ्री रहता है। कहने का मतलब क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। किसमें मूव करता है, तो ग्रेफाइट में मूव करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसी प्रकार से ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है। कैसा रह जाता है, फ्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा हो गया कि ग्रेफाइट जो है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली उनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के पीछे की क्या कारण है। आप जानते हैं कि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि वो मेटल के जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसलिए उन मेटल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके बीच के बॉन्ड यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो है एक सोडियम और एक है पोटासियम। एक है सोडियम और एक है पोटासियम। इनको अगर आप एयर में छोड़ दें तो ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप इसको जैसे ही खुले में छोड़ेंगे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको ऑक्सीजन अगर मिल गई तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये आग भी लग जाती है इसमें। ठीक है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है। और सुरक्षित कहाँ रखा जाता है, क्रोसिन ऑयल का जो बोतल होता है उस बोतल में इनको डुबा करके रखा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब बात करते हैं हमारा नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल जो है उनका डेंसिटी कैसा होता है, लो होता है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो लो होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड को प्रोड्यूस करना। तो आप जानते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी की सब जो है साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जितने मेटल हैं वो सबकी सब साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, है ना। अगर किसी हार्ड सरफेस से ये टकरा जाए, ठीक है, अगर ये किसी हार्ड, ठीक है, सरफेस से टकरा जाते हैं, अगर किसी हार्ड सरफेस से ये टकरा जाते हैं तो होता क्या है
कि बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सनरस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। कहने का मतलब साउंड आप जानते हो कि प्रोड्यूस होता है, जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जबकि नॉन मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं दे वाइब्रेट नहीं करते हैं, जब वो वाइब्रेट नहीं करेंगे तो वो साउंड को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कब ट्रांसफर होती है? जब पार्टिकल्स किसी मीडियम के वाइब्रेट करेंगे तब। जब तक पार्टिकल मीडियम के वाइब्रेट नहीं करेंगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, खास करके साउंड एनर्जी, क्योंकि साउंड एनर्जी को मीडियम चाहिए, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड आप जानते हैं कौन से नेचर के होते हैं? जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड जो है बच्चों वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो आप जानते हैं वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के जो बेस हैं वो आपके किस नेचर के होते हैं? वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में जनरली हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरीका से याद भी रखें। आइए अब हम बात करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। अभी हम लोगों ने डिफरेंस के आधार पर देखा, तो अगर आप यहाँ से समझ सकते हैं तो यहाँ से भी आप समझ गए, लेकिन मैं अभी आपको बाइफरकेट करके चीजों को बताऊंगा। जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, अगर हम मेटल का रिएक्शन एयर के बारे में देखें, एयर के साथ देखें, तो आप जानते हैं कि मेटल जो वो एयर के साथ रिएक्शन करता है, कि जितने भी मेटल हैं वो एयर के साथ रिएक्शन करेंगे और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब मेटल का ऑक्साइड, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें कॉपर का, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके आप जानते हैं कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, कॉपर क्या है बच्चों? कॉपर आप जान रहे हैं कि ये क्या है? ये है मेटल। ये क्या है? मेटल। और ये क्या है? ये आपका एयर में प्रेजेंट होता है, बट रेडिकल, वैसे तो ये ऑक्सीजन है, एयर में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या बना? ये बन गया बच्चों मेटल का ऑक्साइड। ये क्या बन गया बच्चों? मेटल का ऑक्साइड। इसको हम लोग मेटल का ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यही मेटल का ऑक्साइड होता है, जब मेटल कोई एयर में रखा जाता है तब जाकर के ये फॉर्म करता है, ठीक है। कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये किस कलर का होता है बच्चों? ये ब्लैक कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। तांबा आपने देखा होगा, तांबा के ऊपर है ना, तांबा के ऊपर जब चढ़ता है परत तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी एयर के साथ रिएक्शन करता है, एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपका कैसा होता है? ये आपका बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी आपका बेसिक इन नेचर का होता है, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट, है ना, रिएक्टिविटी विथ टूवर्ड द ऑक्सीजन। बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी को शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम और पोटासियम के बारे में, अगर हम बात करें सोडियम एंड पोटासियम के बारे में, तो सोडियम और पोटासियम दो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत वेगरसली रिएक्टिव करते हैं, यानी बहुत तेजी से और बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, और इनमें तुरंत आग लग जाती है, ठीक है। इनमें जो है तुरंत आग लग जाती है, अगर इसको एक ओपन एरिया में रख दिया जाए तुरंत जो है इनमें आग लग जाती है। इसलिए इनको बच्चों हम लोग कहाँ डुबा के रखते हैं? इनको हम लोग डुबा के रखते हैं कहाँ पर? क्रोसिन ऑयल में। कहाँ डुबा के रखेंगे बच्चों इसको? हम इसको जो है हम लोग डुबा के रखते हैं क्रोसिन ऑयल में, ठीक है। इसको जो है क्रोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, और हम बात करें एल्यूमिनियम की, अगर हम बात करें जिंक की, और हम बात करें लीड की, तो ये जो है ये कवर्ड किया जाता है विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। इनको क्या किया जाता है? एक लेयर, है ना, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है। वो लेयर किसकी होती है? ऑक्साइड की होती है, ठीक है। विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। उनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ाई जाती है जिससे वो ऑक्साइड फिर से ऑक्सीडेशन ना करे, यानी कि फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो हो सकता है वो कोरिजन हो सके, वो सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती है उनको प्रिवेंट करने के लिए। आयरन है, अगर हम आयरन के बारे में बात करें तो आयरन जो है वो डज नॉट वन ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग वन विग्रेसली। आयरन को अगर आप हीट करेंगे तो वो नहीं जलेगा,
लेकिन आयरन फाइलिंग को अगर आप जलाएंगे, आयरन का जो फिलिंग होता है, जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है, अगर आप उसको जलाएंगे तो वो बहुत तेजी से क्या करेगा, जलता है, बहुत तेजी से जलता है, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में। अगर हम कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर जो है वो नहीं जलता, ठीक है, इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। क्यों नहीं जलता, क्योंकि उसके ऊपर जो है एक ब्लैक कलर का क्या बन जाता है बच्चों, ब्लैक कलर का एक कॉपर ऑक्साइड का एक परत बन जाता है। वो जो कॉपर ऑक्साइड का परत होता है उसको जलने नहीं देता है, उसको प्रिवेंट करता है उससे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसके बाद हमारे पास बचा एक गोल्ड है, Au है और एक Ag है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। आप जानते हैं कि जो सिल्वर होती है, ठीक है, जो सिल्वर होती है उसको काफी लॉन्ग समय तक, यानी कि लॉन्ग टाइम तक जो है लोग उसको पहन के रखते हैं। उसका कलर व्हाइट होता है, वो व्हाइट ही रहता है। उसका कलर कैसा होता है बच्चों, उसका कलर होता है व्हाइट और वो व्हाइट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स 4 to 5 ईयर्स, ठीक है, अप्रोक्स 4 to 5 ईयर्स उसको पहनने के बाद हल्का हल्का जो है वो ब्लैक कलर का होना स्टार्ट होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का स्टार्ट होता है। जबकि अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड जो है उसको आप कभी भी पहने, वो कभी भी उसका कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इन्होंने लिखा है, कुछ कुछ ऑक्साइड हमारे पास ऐसे भी होते हैं बच्चों, कुछ कुछ ऑक्साइड जो है वो हमारे पास कैसे होते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, एम्फोटिक ऑक्साइड हम उन ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है, एम्फोटिक ऑक्साइड जो बच्चों हम उनको कहते हैं जो एसिड, ठीक है, ठीक है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह क्या करें, रिएक्शन करें, ठीक है, जो एसिड और बेस, ठीक है, जो एसिड और, ठीक है, बेस दोनों की तरफ क्या करते हो, बिहेव करते हो, उनको जो है हम एम्फोटिक ऑक्साइड कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ, ठीक है, बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटिक एसिड। यानी कि वैसे मेटल के ऑक्साइड, वैसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर बेस के साथ, अगर बेस के साथ मेटल का ऑक्साइड, यानी कि मेटल है ना, मेटल ऑक्साइड, अगर बेस के साथ मेटल ऑक्साइड मिल रहा है तो, ठीक है, बेस के साथ मेटल ऑक्साइड मिल रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तब ये एसिड के साथ बिहेव करेगा। अगर आप आपने इसको एसिड के साथ मिला दिया, किसको मिला दिया, एसिड के साथ अगर आपने मेटल ऑक्साइड को मिला दिया, तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इस प्रकार के मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड। आप इसका नाम याद रखें, ठीक है, एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बेस का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, मेरे पास साल्ट मिला और ये क्या बना, वाटर। उसी प्रकार से मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, तो उस केस में एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जो है सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, साथ में वाटर भी बाहर निकलता है बच्चों, ठीक है। अगर हम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो आप जानते हैं कि मेटल जो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेटल है, ये जो है रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कौन कौन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक है आपका सोडियम पोटासियम और कैल्शियम, सोडियम पोटासियम और कैल्शियम, सोडियम पोटासियम और कैल्शियम, ठीक है। और उसी हिसाब से रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो है एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये आपके स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। और हॉट वाटर के साथ जो रिएक्शन करता है वो है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। और जिसका पानी के साथ रिएक्शन नहीं होता है वो है आपका लीड, कॉपर, ठीक है। उसके बाद Au है, Ag है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो आपका फ्लोट करेगा कब, बबल ऑफ H2, स्टिक टू देयर सरफेस, ठीक है। अगर हाइड्रोजन गैस जो है उसकी सरफेस पर चिपक जाए, अगर हाइड्रोजन गैस जो है उसकी सरफेस पे चिपक जाए, किसकी सरफेस पर, ठीक है, कैल्शियम की सरफेस पर, मैग्नीशियम की सरफेस पे, तो जो है ये सरफेस के ऊपर आ जाता है, और कैसा आ जाता है, बबल्स जो है वहां पर उठने लगते हैं, ठीक है, उसकी सरफेस पे जब वो चिपक जाता है तो।
चलिए आइए अब हम बात करते हैं हमारे आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर बाहर हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, और हीट तो साथ में प्रोड्यूस होता ही होता है। कैल्शियम है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। मैग्नीशियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और अगर हम बात करें किसके बारे में, ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में बात करें, तो एल्यूमिनियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। उसी प्रकार से आयरन है, आयरन भी आपका जो है रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ अगर मेटल का रिएक्शन किया जाए तो क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, कॉपर है, ठीक है, Ag है, Hg है, ये सभी की सभी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। इनका नाम आप याद रखें, ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जितनी भी चीजें आपकी नोट करके दिखाई जाती हैं उन चीजों को आप याद रखें या कॉपी में कहीं लिख लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, जैसे आयरन है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। मैग्नीशियम है, ये भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। जिंक है, ये भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। एल्यूमिनियम, ये भी आपका हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक पर। तो आगे का टॉपिक क्या है, वो है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल ऑक्साइड। अगर हमारे पास कोई मेटल का ऑक्साइड है, उसके साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं किसका, मेटल का, तो 100% क्या होता है कि जो मेटल हम मेटल सल्फेट सॉरी मेटल का जो साल्ट है उसके साथ अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि वो मेटल के साल्ट वाले मेटल का जो साल्ट होता है उसमें से मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। उसको हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखो इन्होंने क्या लिखा, ये है मेटल ए, ये है साल्ट सॉल्यूशन जिसमें क्या है बी। तो साल्ट सॉल्यूशन बना, और किसका साल्ट सॉल्यूशन बना, ए का बना, यानी यहाँ मेटल ए था, साल्ट सॉल्यूशन था बी का, तो जबकि मेटल बी क्या हो गया, बाहर हो गया। तो क्या लिखा है इसने कि रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से, यानी उसको कंपाउंड ऑफ द सॉल्यूशन होता है उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे आयरन है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो आयरन क्या बन जाता है, सल्फेट बन जाता है, ठीक है, और यहाँ से कॉपर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब रही बात ये कि सर हम कैसे याद रखेंगे कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई, इस रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर आप जो है उनको याद करें। तो सबसे ऊपर में जो मेटल है वो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे मेटल है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद कर ले। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाता है कि पोटासियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम जो है वो कैल्शियम को, कैल्शियम जो है मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम जिंक को, जिंक आयरन को, आयरन लीड को, और लीड जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको क्या कि कॉपर जो है और Hg जो है और जो आपका Ag है, ये आपका एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि सभी एसिड में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करा पाते हैं, इसलिए ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कैसा होता है, तो आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्यों की जाती है, कोई भी एलिमेंट रिएक्टिविटी करता है अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अपनी रिएक्टिविटी करता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए, इसलिए रिएक्टिविटी होती है। तो क्या लिखा है, एटम्स ऑफ द मेटल, मेटल के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। कहाँ से लूज करेंगे, फ्रॉम द वैलेंस शेल टू फॉर्म द कैटायन। जब कोई भी मेटल हो, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम के बारे में देखना दिखाया वो भी है कि 281 होता है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सोडियम प्लस, ये बन जाता है सोडियम प्लस। सोडियम प्लस क्यों बना बच्चा, आइए मैं बताता हूँ। तो देखिए इसमें 11 जो है वो प्रोटोन है, यानी 11 प्लस चार्ज सोडियम में, और 11 क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, 11 नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया इसके पास से, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। तो बचा क्या, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचता है जिसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। उसी प्रकार से नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना देते हैं, अनायन बनाते हैं।
देखिए कैल्शियम है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनायन बनाएगा। तो इसमें नेगेटिव चार्ज कैसे आया, जैसे 17 जो है वो क्लोरीन पे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज, और 17 जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18, तो 18 नेगेटिव और 17 पॉजिटिव। तो आप सुनिए 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास रह जाएगा, जिसके कारण उस पर कैसा चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन भी दिखा हुआ है कि सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस प्रकार से सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे जो है वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी आयनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, एक एलिमेंट किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, दो तरीके होते हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन के, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। तो आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती हो, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक मेटल लूज करे, दूसरा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। यानी कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उस दौरान जो कंपाउंड फॉर्म करता है, उसी कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, सोडियम क्लोराइड है, ये आपका एक आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। KCl है, ये भी आपका एक आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं जो आयनिक कंपाउंड से बनते हैं। जैसे MgCl2 के बारे में बात करें, ये भी आपका एक कंपाउंड है जो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तो आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी यानी फिजिकल नेचर अगर देखा जाए, तो ये क्या होता है, वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, और हार्ड भी होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल कहने का मतलब चमकीले होते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत ज्यादा हाई होता है। सॉलिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो ये वाटर में घुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, क्रोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं भाई, इसको भी आप याद रखें कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रोसिन में नहीं घुलते, पेट्रोल में नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते, क्योंकि जो आपके आयनिक कंपाउंड है वो कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक। कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ये आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। जबकि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल जो है बच्चों, पेट्रोल है, ठीक है, और आपका क्रोसिन हो गया, ये कैसा होता है, ये होता है आपका ऑर्गेनिक। ये कैसा होता है, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कहने का मतलब हो गया कि इसमें है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपके डायपोल नहीं होते। इसमें आपके डायपोल नहीं, तो डायपोल का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फॉर्म नहीं होता। जबकि ऑर्गेनिक में पॉजिटिव भी फॉलो चार्ज बनता है और नेगेटिव चार्ज भी बनता है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनता। मतलब ये आपका जो प्लस और नेगेटिव चार्ज बन रहा है, इसमें प्लस नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, एक कहावत है ना, केमिस्ट्री में कहावत होती है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में घुलता है और इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक में घुलता है। ठीक है ना, इसलिए वो उसमें डिजॉल्व नहीं करता। इसके पीछे की कंडीशन ये होती है जिसको आप याद रखें। अगर हम कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराते। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कराएंगे, वो हमेशा मोल्टेन और सॉल्यूशन फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। क्यों भाई सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास कराते, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें सॉलिड सब्सटेंस जो है वो कभी भी आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं, वो कभी भी आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स पर। अब हम बात करते हैं हमारे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स पर। आइए तो हम बात करते हैं मिनरल्स पर। तो मिनरल्स किसको कहते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। जो नेचुरली पाए जाते हैं कहां पर, अर्थ क्रस्ट पर, उनको जो है हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और किसको कहते हैं, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी है ना प्रोफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। तो और किसको कहते हैं, यानी कि एक ऐसा मिनरल, ठीक है, एक ऐसा मिनरल, एक ऐसा मिनरल बच्चों, एक ऐसा मिनरल, ठीक है, जिसमें मेटल है ना, मेटल का जो परसेंटेज होता है वो कैसा हो, वो ज्यादा हो। अगर मेटल का परसेंटेज ज्यादा है तो उसको जो है हम लोग ओर की कैटेगरी में
डाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से, वो है आपका पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपके फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ठीक है। इनको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है किस मेथड के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इनको उनके ओर में से बाहर निकाला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से, ठीक है। अगर हम जिंक, आयरन और लीड के बारे में बात करें तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेटली मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव भी नहीं होते, ठीक है। ये रिएक्टिव भी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो इनके जो ओर होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, वो आपके सल्फाइड के ओर है, ऑक्साइड के हैं, कार्बोनेट के हैं, ये उस ओर में पाए जाते हैं। जैसे जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है, और लीड आपका कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर भी कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सभी जो है वो कार्बोनेट और ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, इसके और के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको जो है कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो इनको यूज करते हैं किसकी मदद से, रिड्यूसिंग बाय कार्बन। तो कार्बन की मदद से हम इनको रिडक्शन इनका करते हैं और कार्बन की मदद से ही इनको जो है हम लोग प्यूरिफाई करते हैं और इनको इनका एक्सट्रैक्शन भी उसी की मदद से किया जाता है, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे एजी है और एयू है, ये तो आपका नेटिव फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये कभी भी आपके किसी दूसरे मेटल के कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते, ऑलवेज फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए कभी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन का। तो एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 में इनरिच्ड ऑफ ओर्स। इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसे मिनरल्स को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें मेटल की क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए उसको। फिर क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किया जाता है, यानी मेटल को बाहर निकाला जाता है। फिर क्या किया था, फिर क्या था आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल, लास्ट में आपका मेटल का रिफाइनिंग होता है। तो एक्सट्रैक्शन का जो मेटल है इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, रस्टिंग है, ठीक है, रोरिंग है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए ओर, तो ओर को क्या किया था बच्चों, ओर को कंसंट्रेट किया था। तो कंसंट्रेट करने के लिए क्या होता है, कंसंट्रेट का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेट का मतलब होगा जिसमें मेटल की परसेंटेज ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर। तो कैसे कंसंट्रेट किया जाता है, तो मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड जो ओर होता है वो आपको कैसा कैसा ओर मिलेगा, एक तो ऐसा मिलेगा जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हो, या फिर मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले हो, ठीक है, या फिर मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले हो। अगर हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल है तो उसको लिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करते हैं हम लोग किसकी मदद से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, यानी उनको मोल्ट किया जाता है, फिर उनका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर के उनको जो हम लोग प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम मीडियम के बारे में बात करें तो मीडियम में तो आप जानते ही हैं, जैसे कार्बोनेट का ओर हो गया, सल्फाइड का ओर हो गया, ये सब पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट का ओर जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट है, इसको कैल्सिनेशन की मदद से जो है इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सल्फाइड के ओर के बारे में बात किया जाए, इसको सिनेवार कहा जाता है ना, मरकरी का जो सल्फाइड है उसको सिनेवार, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो वहां पर हमको एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, वहां पर क्या चाहिए होती है हमको, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, और इसको जो है रोस्टिंग की प्रोसेस से जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जब इसको एक्सट्रैक्शन जब मेटल का हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, मेटल का ऑक्साइड हमको फाइंड आउट होता है, फिर वो जो मेटल का ऑक्साइड है उसका रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन हम लोग किसकी मदद से करेंगे, कार्बन की मदद से, कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से, इसकी मदद से हम लोग रिडक्शन करते हैं। फिर इसका जो हम लोग प्यूरिफिकेशन भी करते हैं, प्यूरिफिकेशन लास्ट में किया जाता है। और हमारे पास जो बहुत लो रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं, जैसे वो सल्फाइड के ओर हो गए, ठीक है, उनका हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस तो आप जान ही रहे हैं, जहां पर एयर की प्रेजेंस ज्यादा हो उसको रोस्टिंग प्रोसेस की मदद से किया जाता है। फिर उसको मेटल के और ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। मेटल का ऑक्साइड तो जनरली मिलता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं ये। फिर उसके बाद प्रोसेस आपका आता है रिफाइनिंग का, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता है बच्चों, तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा जो है इसको फॉरवर्ड करें, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर से मेटल को निकालने के क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो किए जाते हैं, आइए इस पे जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहला गेंग, गेंग किसको कहते हैं, तो ओर्स आर यूजुअली, है ना, कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच है, जैसे सोयल हो गया, सैंड हो गया। जो ओर होते हैं ना उसमें बहुत भारी मात्रा में आपका मिट्टी पाई जाती है, बालू पाई जाती है। तो इन प्रकार की जो इम्प्योरिटीज होती है ओर्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेंग, उनको क्या बोलते हैं, गेंग। रोस्टिंग, द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली
सल्फाइड के जो ओर होते हैं उनको हीट किया जाता है बहुत ज्यादा पावरफुल, ठीक है। हीट किया जाता है, कहाँ हीट किया जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि एयर के प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है, और उस प्रोसेस को जो हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। तो देखो ये जिंक सल्फेट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया जा रहा है, तब जाकर के जिंक के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो वो बाहर निकल जाता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है? ये आपका कार्बोनेट्स की जो ओर होते हैं उनको चेंज किया जाता है ऑक्साइड में, किसकी मदद से? तो स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द लिमिटेड एयर, यानी यहाँ पर लिमिटेड एयर जो है प्रेजेंस में रखी जाती है, और इस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। जैसे जिंक का कार्बोनेट है, इसको हीट करो तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन क्या होता है? मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस का मतलब क्या हो गया? उनसे उनसे ऑक्सीजन को बाहर निकाल, यानी उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको हटाया जाता है, उसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और जिंक जो है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। रिफाइनिंग कैसे किया जाता है? तो आप जानते हैं कि रिफाइनिंग जो है मेटल्स का कैसे होता है? तो मोस्ट ऑफ द वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इंप्रूव मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। तो जितने भी आपके पास इंप्योर मेटल्स होते हैं, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो मेथड है, वाइडली सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला मेथड है मेटल्स को रिफाइन करने का, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। यानी इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग की मदद से मेटल्स को रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस आप देख सकते हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पर ये बैटरी लगा हुआ है, ये की है, ठीक है। ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये टैंक है, ठीक है। और ये आपके पास इम्प्योरिटीज एनोड जो है यहाँ पर जमा होते जाता है, और ये पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है। एनोड जो है वो आपका एक इम्प्योर कॉपर होता है। ये जो एनोड है जिसको आप देख रहे हैं ये कॉपर है, लेकिन इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। और ये जो कैथोड आप देख रहे हैं वो आपका एक कॉपर का स्ट्रिप होता है ना। कॉपर का ये क्या होता है? स्ट्रिप होता है कॉपर का पतला सा, और यहाँ से जो है वो कॉपर जाकर के इस पे सटते जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो जो होता है वो एसिडिफाइड कॉपर होता है, यानी कि उसमें एसिड की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है, ठीक है, जिससे इजिली जो है Cu2+ और H+ में जो है कन्वर्ट हो सके, इसलिए। तो होता क्या कि ऑन पासिंग करंट, जब करंट को पास कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो इम्प्योर मेटल जो है फ्रॉम द एनोड वो डिजोल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि ये जो इम्प्योर है वो डिजोल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड टू द कैथोड। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में जो Cu2+ है, जितना अमाउंट ऑफ देखिए यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ Cu इसमें जाएगा, उतना ही अमाउंट ऑफ यहाँ से इसमें ये सटते जाता है, ठीक है, उतना ही अमाउंट इसमें सटते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक्स्ट्रा H+ आयन की संख्या नहीं बढ़ती है, ठीक है। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो सटल डाउन हो जाती है एनोड के नीचे, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? मड बोलते हैं बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मड। चलिए, तो अब हमारे पास आता है कोरिजन। तो कोरिजन का मतलब क्या होता है? आइए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द सरफेस ऑफ सम मेटल सच है, जैसे आयरन हो गया, ये कोरेटेड हो जाता है, मतलब इस पे जंग लग जाती है। कब? जब हम उसको कहाँ रखते हैं? एयर में प्रेजेंस रखते हैं। जैसे किसी लंबे समय के लिए 2 या 3 दिन के लिए आपने कहीं एयर में इसको रख दिया, तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, और उसी प्रोसेस को जो हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरिजन। सिल्वर जो है वो आपका ब्लैक कलर का हो जाता है। कब? जब उसको एयर में रख दिया जाए, ठीक है, तब वो जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो एक सिल्वर सल्फाइड का क्या चढ़ जाता है? कोटिंग चढ़ जाता है। कॉपर जो है वो आपका रिएक्ट करता है मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, इन द एयर, और वो कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। सॉरी, मैंने बताया था उसमें कॉपर ब्लैक होता है, कॉपर ब्लैक नहीं, कॉपर जो है वो आपका ग्रीन कलर का होता है। कॉपर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, और वो आपका एक ऑक्साइड बन जाता है जिसको हम लोग कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। आयरन जो है वो आपका एक्सपोज होगा एयर में, तो जो है वो कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है, जिसको हम लोग फ्लेकी सबस्टांस कहते हैं, और वो जो है उसके ऊपर उसको रस्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको सड़ाना स्टार्ट कर देता है। प्रिवेंशन कैसे होता है कोरिजन का? तो द रस्टिंग आयरन जो होता है उसको प्रिवेंटेड किया जाता है, किसकी मदद से? पेंटिंग के द्वारा, ऑयलिंग के द्वारा, ग्रीसिंग के द्वारा, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, क्रोम का प्लेटिंग किया जाता है, ठीक है, और एनोडाइजिंग किया जाता है, मेकिंग अलॉयज किया जाता है। बहुत सारी प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ये एक मेथड है, ठीक है, ऑफ प्रोटेक्टिंग, ठीक है, स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक का एक पतला सा लेयर जो है वो आयरन के
ऊपर या फिर सिल्वर के ऊपर या फिर स्टील के ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिसकी मदद से उसको सुरक्षित रखा जाता है। अलॉय के बारे में बात किया जाए तो अलॉय क्या है? अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर के बनता है। मेटल और मेटल भी मिल सकते हैं, नॉन मेटल भी मिल सकते हैं, उनसे मिलकर के ये बनता है। आयरन, आयरन देखो मिक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम हार्ड स्ट्रॉन्ग। आयरन में अगर थोड़ा सा भी कार्बन मिला दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। स्टील है, स्टील कैसे बनता है? आयरन है, निकेल और क्रोमियम है। निकेल, आयरन और क्रोमियम मिलता है तब जाकर के स्टील बनता है। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक मिलता है तब जाकर के ब्रास बनता है। ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन मिलता है तब जाकर के ब्रोंज बनता है। सोल्डर, लीड और टिन मिलता है तब जाकर के सोल्डर बनता है। अमलगम तो आप जानते ही हैं ये मरकरी का होता है, ठीक है। अमलगम जो है वो मरकरी का एक सॉल्यूशन होता है, उसको अमलगम कहा जाता है। ये जो मैंने यहाँ पर बताया इनको आप जरूर याद रखें बच्चों, ये आपके ऑप्शनल एग्जाम ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों आपका चैप्टर जो वो फिनिश हो चुका है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप इन सभी क्वेश्चंस को करें। और आपको अगर ये है ना पीडीएफ चाहिए, ठीक, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा। क्या चीज़ ज्वाइन करना होगा? टेलीग्राम का अकाउंट मेरा, आप जो है वहाँ ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका से आपको मिल जाएगा, सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, आप कर सकते हैं। कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। किसी चीज़ का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चलिए तो हमारे मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाय, ठीक है। और एग्ज़ाम की तैयारी करें आप लोग मन लगा के, ठीक है। मन लगा के आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।